हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास एंड होप सो कि आज का आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और आज की इस क्लास में आज 24 है, 24, 25, 26 और 27 यानी कि हमारे पास 4 दिन है तैयारी करने के लिए अभी से लेकर के। और 28 को हमारा पेपर है, एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो चारों दिन हम जो है बहुत मेहनत करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए आ सकते हैं उन सबको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमारा सॉल्यूशन चैप्टर आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि इन 3 चैप्टर के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चाहे वो सॉल्यूशन चैप्टर से हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हो या फिर केमिकल काइनेटिक्स से हो। तो बिफोर डिस्कसिंग न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको तो हमें तैयार करके जाना ही जाना है, मतलब इनके बिना तो तैयार ऐसा नहीं कि इनके टॉपिक को तैयार नहीं किया और एग्जाम में हम चले जाएं। तो देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात करेंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है हमारे पास हेनरी लॉ, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन। यानी कि हेनरी लॉ जब भी प्रिपेयर करें तो डेफिनेशन के साथ एप्लीकेशन और लिमिटेशन को जरूर तैयार करें आप लोग, ठीक है। एंड सेकंड है हमारे पास राउट्स लॉ। तो जब भी राउट्स लॉ तैयार करेंगे तो वो आइडियल और नॉन आइडियल के सॉल्यूशन के साथ विद एग्जांपल जो है आप उसे तैयार करेंगे। नेक्स्ट है एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं उनको तैयार करेंगे, डेफिनेशन विद एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसा कि सभी को पता है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड हमारे पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जब तैयार कर रहे होंगे तो ध्यान रखें वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर में आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी आप लोग तैयार करेंगे। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब तैयार करेंगे तो उसमें वन ऑफ फैक्टर भी आ जाता है, तो आप उसे भी तैयार करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फेराडे के 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उनको तैयार करना है। नेक्स्ट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी को तैयार करना है आप लोगों को। कंडक्टिविटी ध्यान रखने, कंडक्टिविटी कौन कौन सी तैयार करनी है, के यानी कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा ई यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो कोलराउस लॉ को तैयार करना है, किसके लिए था, हमारे पास डाइल्यूशन सॉल्यूशन के लिए था और एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो आपको कोलराउस को तैयार करना है और उसकी एप्लीकेशन भी तैयार होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है नस्ट इक्वेशन। डेनियल सेल के लिए, किसी भी हाफ सेल के लिए या फुल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करने के लिए आ सकता है, तो डेरिवेशन तैयार करें आप लोगों को। कोई भी हाफ सेल दे रखा हो या कोई भी आपको फुल सेल दे रखा है, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल दे रखा है, तो उसके लिए नस्ट इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं वो आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स तैयार करने हैं आप लोगों को। सेल्स में डेनियल सेल आ जाएगा। डेनियल सेल को जब भी तैयार करें तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन जरूर तैयार करेंगे। नेक्स्ट है लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस वहां पे होती हैं। एंड निकल सेल या निकेट सेल कह सकते हैं, वो तैयार करना है, और फ्यूल सेल। तो जब इन सेल को जब आप डिफाइन कर रहे हो तो सेल के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। पहले सेल के बारे में जैसे डेफिनेशन डालिए, तो जैसे पहले बताया कि वो सेल जो है किस टाइप का सेल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे। सेकंड में उस सेल में एनोड इलेक्ट्रोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ये बताना होता है। नेक्स्ट में क्या लिखोगे कि उसका वोल्टेज कौन सा है। नेक्स्ट में लिखोगे कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे क्या होगी। और लास्ट पॉइंट में आप उसको यूजेस बताएंगे और हो सके तो पॉसिबल डायग्राम भी वहां पे बनाएंगे। तो ये यहाँ पे सेल में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंपैरिजन पूरा पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जब भी आप इसको डिफाइन करेंगे तो विद एग्जांपल्स एंड लॉजिकल एग्जांपल्स आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट है रेट लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेट लॉ से काफी सारे एक्सप्रेशन यानी कि रेट एक्सप्रेशन निकालने के लिए आता है, तो उसके भी विद एग्जांपल आप इसे तैयार करेंगे। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, आर्हेनियस इक्वेशन, इनके आपको डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जब भी इन 3 टॉपिक्स को तैयार करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा तैयार करना है, कहां से, जब भी जीरो ऑर्डर तैयार करेंगे तो कैसे करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है डिफाइन करेंगे, देन एग्जांपल, देन उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, देन उसके बाद उसका हाफ लाइफ टाइम के साथ रिलेशन, जो वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आता है, देन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देन उसके न्यूमेरिकल। तो इस तरह से जीरो ऑर्डर तैयार होगा। सेम फर्स्ट ऑर्डर तैयार करोगे, कैसे करोगे, डेफिनेशन, एग्जांपल, मैथमेटिकल डेरिवेशन, रिलेशन विद द हाफ लाइफ टाइम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमेरिकल्स आल्सो, ठीक है। सेम फॉर द आर्हेनियस इक्वेशन, पहले क्या करोगे, डेफिनेशन करोगे, फिर उसके बाद एग्जांपल, फिर उसका फॉर्मूला, फिर उसके डेरिवेशन और फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन उसका न्यूमेरिकल।
तो ये आपको तैयार करना है सारा। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है तो हम जान ही लेंगे। यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम इज कैन बी डिफाइंड एज अ टाइम इन विच ए सब्सटेंस रिड्यूसेस जस्ट हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी कि हाफ लाइफ टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से डिक्रीज होकर के कैसा रह जाता है, आधा रह जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को पता करना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, डिफाइन करना आता है। उसके बाद है हमारे पास रेट। रेट निकालने के लिए दो तरह के रेट है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ पे दोनों को ही डिफाइन विद एग्जांपल आपको तैयार करना है। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ काफी सारे टॉपिक्स को ग्रीन यहाँ पे जो है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये क्या है, ये है न्यूमेरिकल टॉपिक, जिनके लिए इतने सारे टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल जो है तैयार करने हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स में लगभग 14 से लेकर के 16 तक नंबर तक के न्यूमेरिकल जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। तो हमें उतने ही नंबर के लिए तैयार करना है, 14 से लेकर के 16 तक। ध्यान रहे 14 से लेकर के 16 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो यहाँ पे 3 यहाँ पे जो चैप्टर हैं इन्हीं से आएंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आएगा यहाँ पे हेनरी लॉ से आएगा, तो हेनरी लॉ से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देन हमारा आएगा राउल्ट्स लॉ से आएगा। देन हमारा यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, उन सबसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडेज लॉ से आ सकता है। देन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, तीनों में से किसी से भी आ सकता है। कोलराउस लॉ से आ सकता है, या उसकी कोई एप्लीकेशन है उसे न्यूमेरिकल आ सकता है। यहाँ पे नस्ट इक्वेशन से तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, मतलब इसका न्यूमेरिकल आना तो कंफर्म ही हो गया, ठीक है, नस्ट इक्वेशन का। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे तो रेट लॉ से न्यूमेरिकल आ सकता है। जीरो ऑर्डर का कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर का आर्हेनियस इक्वेशन का आ सकता है। हाफ लाइफ टाइम का न्यूमेरिकल आ सकता है। एंड एवरेज लाइफ और जो इंस्टेंटेनियस लाइफ होती है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। कौन सा वाला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। तो इतने सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है। अब हम क्या करेंगे, टॉपिक्स मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे बता दिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल यहाँ पे आएंगे, और सब जो भी जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकता है वही न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ कराऊंगा। आप उस न्यूमेरिकल को तैयार करें, बस क्या होगा एग्जाम में उसकी रीडिंग्स बस चेंज हो जाएगी और आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप इन टॉपिक्स को लिख लीजिएगा एक बार, और इन्हें लिखने के बाद फिर आप इन टॉपिक के लिए तैयार करने हैं, ठीक है। आज ही तैयार कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला जो टॉपिक हमने बताया था हेनरी लॉ। तो मैं आज आपको यहाँ पे हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। एंड दिस क्वेश्चन इज टेक्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है हेनरी लॉ का। तो मैं क्वेश्चन रीड करके दिखा रहा हूँ और फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। तो यहाँ पे CO2 गैस के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो CO2 के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, और हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, KH होता है, ठीक है। तो KH दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.67 into 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर CO2 गैस के लिए यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है। उसके बाद कहा गया है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। आपको क्या करना है कि CO2 की क्वांटिटी पता करनी है। अब क्वांटिटी का मीन्स यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी का मीन्स हो सकता है उसके मोल्स हो सकते हैं या उसका मोल फ्रैक्शन हो सकता है। तो आपको यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे कितना क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी पता करनी है। क्वांटिटी का मीन्स अगर हम यहाँ मास मान लें, यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि मास हो गया। आप चाहते हैं मोल्स भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मास ऑफ CO2 यहाँ पे फाइंड करना है कि कितना मास ऑफ CO2 होगा, ये पता करना है। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यहाँ पे सोडा वाटर जो दे रखा है वो 500 ml है, ध्यान रखिएगा 500 ml ऑफ सोडा वाटर है ना। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे 500 ml ऑफ सोडा वाटर यहाँ पे दे रखा है। एंड पैक्ड, यहाँ पे पैक किया गया अंडर द 2.5 ATM। तो 2.5 ATM पर यहाँ पे से पैक किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, गैस का प्रेशर दे रखा है। जब CO2 गैस को यहाँ पे पैक किया गया था दैट इज द 2.5 ATM यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें इतनी चीजें, सारी चीजें दे रखी हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक देखते हैं कि CO2 का मास निकालना है। वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे सोडा वाटर का। सोडा वाटर आप लोग जानते हैं, जब CO2 गैस को जब वाटर में पास कर देते हैं तब जाके जो सॉल्यूशन जो बनता है दैट इज द सोडा वाटर। यानी कि वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, CO2 का मास पता करना है, और हमें यहाँ पे प्रेशर दे रखा है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे वो चीजें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है। अगर आपको हेनरी लॉ का फॉर्मूला अगर आपको आता हो तो हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू द
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंस करके हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और गैस यहाँ पे कौन सी है, CO2 है। KH को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P अपॉन KH इज इक्वल टू यहाँ पे XV रह जाएगा। XV की वैल्यू कितनी होती है, NB अपॉन NA और यहाँ पे प्लस करके NB। अब क्योंकि CO2 गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में, तो CO2 के जो मोल्स होंगे वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत सारे कम होंगे। तो हम क्या करेंगे कि हियर यहाँ पे हम ये सपोज कर सकते हैं कि CO2 के जो मोल्स होंगे यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये बहुत कम होंगे एज कंपेयर ऑफ Na। तो यहाँ मतलब ये क्या होगा, Na प्लस NB, क्योंकि ये बहुत कम है। तो अगर ये कम है तो इसको Na में ऐड करें ना ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा, P अपॉन यहाँ पे KH आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, NB और अपॉन में कितना आ जाएगा, Na। यानी कि यहाँ पे ये क्या है, वाटर के मोल्स हैं, ध्यान रखिएगा, मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, ये ध्यान रखना है, H2O मोल्स हैं। अब क्योंकि H2O मोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500। अब जैसे कि हमें यहाँ पे Na, देखो P की वैल्यू हमारे पास है ना 2.5 है, KH की वैल्यू हमें दे रखी है पास्कल में, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, लाइक H2O के मोल्स चाहिए। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि हेनरी लॉ कांस्टेंट में प्रेशर की जो यूनिट चल रही है वो पास्कल चल रही है, और यहाँ पे जो प्रेशर की यूनिट दे रखी है वो दे रखी है 2.5 ATM। तो हम क्या करने वाले हैं कि ATM को यहाँ पे किस में चेंज कर लेते हैं, पास्कल में कर लेते हैं। तो ATM को पास्कल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे ATM को पास्कल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लाइक ATM जो दे रखा है उसको पास्कल में चेंज करना है। तो पास्कल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लाइक प्रेशर जो होता है उसमें हम 101.325 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ATM जो पास्कल में आ जाएगा। तो यहाँ P इक्वल्स टू मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 2.5 का और 101.325 का, तो 2.5 मल्टीप्लाई 101.325। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे प्रेशर जो आएगा वो आ जाएगा 253,312.5 पास्कल, इतना पास्कल यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, मोल्स ऑफ वाटर की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि 1 लीटर अगर हम यहाँ पे H2O लेते हैं तो 1 लीटर H2O में हमने यहाँ पे एक चीज सीखी थी कि वाटर के जो मोल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 55.56 यहाँ पे मोल होते हैं। और 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, है ना। 1000 ml अगर वाटर की बात करेंगे तो उसमें वाटर का कितना मोल्स होता है, 55.56 मोल होता है। अब हमारे पास जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है। तो यहाँ पे 500 में पता करेंगे CO2 मतलब H2 के कितने मोल होंगे, तो यहाँ पे कितना का डिवाइड करेंगे, 2 का यहाँ करोगे तो 2 का यहाँ पे भी करोगे, तो यहाँ पे कितना होगा, देयरफॉर 500 ml ऑफ H2O बिकम्स, यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16 मोल ऑफ H2O। तो H2O के जो मोल होंगे वो इतने आ जाएंगे, कितने वॉल्यूम में, 500 ml वॉल्यूम में। अब क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ सारी चीजें पुट कर देंगे। सबसे पहले P यानी कि प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 25331.5 ये P की वैल्यू आ गई प्रेशर। यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट ले लेंगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट हमारे पास कितना है, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ठीक है। यहाँ पे NB आपको पता ही करनी है कि NB कितना होगा, और यहाँ पे Na हमने पता कर लिया कितने मोल्स है हमारे पास, 27.78। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे NB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25331.5 मल्टीप्लाई 27.78 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो NB इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर जो नंबर है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 27.78 का। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास यहाँ पे आएगा 7037021.25, ओके। 10 की पावर को ऊपर पहुंचाते हैं तो 10 की पावर कितना होगा, 10 की पावर हो गया यहाँ पे -8, ओके। और यहाँ पे 1.67 चल रहा है, तो यहाँ पे NB इज इक्वल टू 1.67 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 1.67 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 4213785 और डेसिमल यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 की पावर कितना चल रहा है हमारे पास, -8।
डेसिमल को यहाँ पे पीछे हटा लेंगे, कितने प्लेस 1 2 3 4 5 6 प्लेस यहाँ पे हटाएंगे तो पावर कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे 4.2 इतना ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, ये चाहो तो यहाँ पे 1 भी ले सकते हो। तो 4.21, बाकी इनको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया सारे डिजिट्स को, क्योंकि वो सारे राउंड फिगर ले लेंगे। तो 4.21 हो गया। और यहाँ पे 10 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आ गई, और यहाँ पे 10 की पावर -8 चल रहा है। तो यहाँ पे एन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.21, और इंटू 10 की पावर कितना हुआ, -2 हो गया। अब आपको यहाँ पे मास निकालना था, तो यहाँ पे एन बी की लगा दो। एन बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे वेट और अपॉन में यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एम बी, यानी कि जो भी सॉल्यूट है, और सॉल्यूट हमारे पास क्या चल रहा है, CO2 चल रहा है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 4.21 इंटू 10 की पावर कितना हुआ, -2 हुआ। एम बी यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 पूछा कितना होगा, 32। सबको ऐड करेंगे तो 44 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो WB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.21 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 44 इंटू 10 डेज -2। 10 डेज -2 को नीचे पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे WB इज इक्वल टू, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 4.21 का मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 44 से करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 185.24, और फिर उसमें 100 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 100 का डिवाइड करने पर अल्टीमेटली यहाँ पे 1.8524 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा, 24 ग्राम। ये हमारा यहाँ पे फाइनली आंसर होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे वाटर यहाँ पे जो 500 ml छोटा वाटर दे रखा था, तो 500 ml छोटा वाटर में कितने ग्राम CO2 यहाँ पे डिसॉल्व होगी, तो सॉल्व करने पर यहाँ पे कितना आ गया, 1.8524 ग्राम आ गया। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। रीडिंग्स चेंज होंगी, केस चेंज होंगे, लेकिन कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो कभी चेंज नहीं होगी। तो हेनरी लॉ से इस तरह से एक न्यूमेरिकल आएगा जो हम ध्यान रखेंगे। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था, और यहाँ प्रेशर की दोनों की यूनिट सेम रहनी चाहिए, चाहे वो बार वाला हो और चाहे वो पास्कल का हो। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ बार होता और यहाँ पे ATM होता, तो ATM को बार में चेंज करने के लिए 0.987 से मल्टीप्लाई करते हैं और वहां पे बार में आ जाता प्रेशर। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा करके और सॉल्व करके यहाँ ध्यान रखेंगे। इसका जो टर्निंग पॉइंट है न्यूमेरिकल का वो ये वाला है। एक यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1 लीटर H2O में वाटर के 55.56 मोल होते हैं। अब आपको जितना भी वाटर दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरा यहाँ ध्यान देना है कि प्रेशर का जो पार्शियल प्रेशर है और हेनरी लॉ कांस्टेंट के जो यहाँ पे प्रेशर यूनिट्स हैं वो सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल तो यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम बेटा यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल है फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि फिर से NCERT से लिया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आपको पता है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मैंने ये NCERT का क्वेश्चन लिया हुआ है, इसे देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, यहाँ पे क्या कहा गया, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला से भी जानते हैं, C6H5COOH, डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड चलना है, एक साइड में तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड दे रखा है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, और इसे डिसॉल्व किया गया, किस में डिसॉल्व किया गया, बेंजीन में डिसॉल्व किया गया। तो यहाँ पे दोनों के मास दे रखे हैं, जैसे कि बात करेंगे इसका जो मास दे रखा है बेंजोइक एसिड का, तो ये W इज इक्वल टू यहाँ पे 2.2 ग्राम है, ओनली 2 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे बेंजीन का जो मास है वो हमारे पास है बच्चों 25 ग्राम। तो मास को देख ही समझ में आ गया। और वैसे भी कहा गया है कि बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया गया, विच मीन्स दैट ये यहाँ पे सॉल्यूट होगा और ये यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के मास हो गए। उसके बाद कहा गया बेंजीन शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है, कितना हुआ है, इक्वल टू 1.62 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, डेल्टा TF होता है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1.62 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.62 केल्विन, ओके। फिर कहा गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन। बेंजीन के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, KF होता है ना। तो KF की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 4.9 केल्विन kg मोल इनवर्स, ये आपको दे रखी है ना। ये क्या हो गया,
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया। उसके बाद कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएटेड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएटेड ऑफ एसिड इट फॉर्म से डाइमर इन सॉल्यूशन, यानी कि आपको बताना है कि वो कितने परसेंट एसोसिएशन होगा जबकि वो डाइमर बना रहा है। तो डाइमर बनाएगा तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे फॉर डाइमराइजेशन या फॉर डाइमर यहाँ पे कह सकते हैं, फॉर डाइमर अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब यहाँ पे इस कंपाउंड को इसमें जब डिसॉल्व किया गया तो इसमें इसका जो है डाइमराइजेशन हुआ। डाइमराइजेशन कैसे होगा कि यहाँ पे ये बेंजीन है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा C6H5 और COOH है ना, बेंजोइक एसिड है तो यहाँ पे COOH को कैसे लिखा जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। तो बेंजोइक एसिड का एक मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पे लेंगे तो वहां पे क्या आएगा, OH आ जाएगा इस तरह से, यहाँ C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C6 और यहाँ पे H5। तो यहाँ पे अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स देख पा रहे हो तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स बेंजोइक एसिड के हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके, जनरली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं और एसोसिएशन करके क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। और जब डाइमर बनाएंगे तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स का यहाँ पे एसोसिएशन हुआ है, 2 का हुआ है, तो यहाँ पे जो n वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमें निकालना है कि यहाँ पे कितने परसेंटेज जो है वो एसोसिएशन हुआ है, यानी कितने मॉलिक्यूल जितने डाले गए थे उसमें से कितने परसेंट एसोसिएशन हुआ है। तो आपको अल्फा निकालना है और अल्फा किसका निकालना है, अल्फा ध्यान रखना है कि एसोसिएशन का निकालना है, मतलब परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन आपको पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आपको ये तो पता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हुआ है, चेंज हुए हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा, डेविएशन होगा, सिंपली यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आएगी। देखो बेटा, ये सॉल्यूट है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व होने के बाद, है ना, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज आता है, अब चाहे वो चेंज कमी का हो या फिर इंक्रीज का हो, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो डेफिनेटली वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा और वहां पे उस फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई सा भी, जैसे कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 A इज इक्वल्स टू क्या होता है, XB होता है यहाँ पे, और ये सिंपल होता है। और दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या होता है, KB और इंटू M क्या रहता है, मोलैलिटी रहता है। और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होता है, KF इंटू मोलैलिटी होता है। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, CRT, या ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए है। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद पार्टिकल में चेंज नहीं आ रहा है, अगर पार्टिकल में चेंज ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली इनमें से जिसके लिए भी न्यूमेरिकल चल रहा है वो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे डायमराइजेशन हुआ है तो पार्टिकल चेंज हुए, डाले 2 गए थे, लेकिन सॉल्वेंट डिसॉल्व होने के बाद पार्टिकल कितना रह गया, सिर्फ 1 रह गया। तो वहां पे पार्टिकल्स चेंज हुआ है, और पार्टिकल्स चेंज हुआ है तो वहां पे वांट ऑफ फैक्टर जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, तब यहाँ पे सब में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आई आ जाएगा, यहाँ पे भी आई आ जाएगा, यहाँ पे भी आई आ जाएगा और यहाँ पे भी आई आ जाएगा, यानी कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे डेल्टा TF का न्यूमेरिकल है, तो डेल्टा TF के न्यूमेरिकल में क्या होगा कि यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल वाला नहीं करेंगे। तो पहले काम किया जाए, यहाँ पे आई वैल्यू ही यहाँ पे निकाल ली जाए। अब अल्फा निकालना है तो उसके लिए पहले आई वैल्यू यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे अल्फा निकाल पाओगे, है ना। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे एसोसिएटेड होता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जब एसोसिएटेड होता है तो उसके लिए अल्फा का फॉर्मूला होता है I-1, एसोसिएशन के लिए I-1 और N-1, और सॉरी डिसोसिएशन के लिए, ये जो है यहाँ पे डिसोसिएशन के लिए है ना। और जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड, तो एसोसिएटेड के लिए अल्फा का फॉर्मूला होता है I-1 और यहाँ पे 1/n-1, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए, I चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, डेल्टा TF के फॉर्मूले को यूज करके I निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस डाटा को यूज किया और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हुआ, I और यहाँ पे KF हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना, I निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, KF और यहाँ पे क्या हो जाएगा M, यानी कि मोलैलिटी, ठीक है।
मोलैलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे डेल्टा TF और अपॉन में यहाँ पे KF हो गया। मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन में MB, तो अपॉन के फंक्शन ऊपर पहुंच गए, अपॉन में MB इंटू WA, ये हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे I वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा TF, डेल्टा TF कितना दे रखा है 1.62 यहाँ पे दे रखा है, MB यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूट है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कार्बन कितने 7 है ना, 7, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे 12 7 का कितना हो गया 84 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 6 है, तो यहाँ पे 6 टाइम हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 16 2 यहाँ पे कितना हुआ 32 हुआ, तो यहाँ 4 6 10 और 2 12 का 2 कैरी यहाँ 1 9 और 3 यहाँ पे कितना हुआ 12। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू MB की जो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 122, WA हमें गिवन है कितना है हमारे पास 25। उसके बाद यहाँ पे KF गिवन है, KF कितना है 4.9, WB कितना है 2 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना चल रहा है ऑलरेडी यहाँ पे 1000 चल रहा है। कैंसिल आउट करेंगे तो 25 से काटेंगे तो ये 40 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 2 6 12, 2 1 2, और यहाँ पे कैंसिल आउट होगा नहीं, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका। तो हमें 1.62 में मल्टीप्लाई करना है किसका 61 का, तो 61 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे I इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 98.82 आ जाएगा, और नीचे क्या करेंगे 4.9 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 का, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 196। तो यहाँ पे अब यहाँ डिवाइड कर लेंगे, तो I इज इक्वल टू 98.82 में डिवाइड करेंगे 196 का, तो यहाँ पे 0.5 यहाँ पे I वैल्यू आ गई, ठीक है। I वैल्यू कितनी आ गई 0.5। अब जब I वैल्यू यहाँ पे आई गई है तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, ये परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे, कितना परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। नाउ परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे निकालेंगे कितने परसेंट यहाँ पे एसोसिएशन हुआ। तो एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होता है I - 1 अपॉन 1 अपॉन n - 1, तो I इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू I कितना निकल गया हमारे पास 0.5 निकल गया, तो 0.5 आ गया, और माइनस यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन n यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो कितने पार्टिकल यहाँ पे एसोसिएट हुए 2 हुए, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, और यहाँ पे -1। तो यहाँ पे काम करो, यहाँ पे जो पूरा जो I वैल्यू जो आया वो 0.5 के बाद भी कुछ आंसर आ रहा है, 0.504 और आ रहा है यहाँ पे, तो 04 और ले लीजिए, तो 0.504 थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 04 ले लीजिए, और यहाँ पे -1, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका ऊपर बचेगा 0.496। अब हम यहाँ पे जैसे कि I वैल्यू हम लगाएंगे 0.504 और -1, तो -1 में से माइनस करेंगे तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास बचेगा लाइक 0.496 यहाँ बचेगा, और -1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, -1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0.496 हो गया, और यहाँ पे 0.5 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.992 आ जाएगा, और परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 99.2 परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन आ जाएगी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे, और हमेशा ध्यान रखना है जब भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल करो तो सबसे पहले आपका फोकस यहाँ होना चाहिए आपके सॉल्यूट पर, कि क्या आपका सॉल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, तो क्या होगा डिसोसिएशन होगा, वो पार्टिकल्स में चेंज होगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हो सकता है कि वहां पे एसोसिएशन हो जाए, और ये भी हो सकता है कि एसोसिएशन ना भी हो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं होगी तो एसोसिएशन नहीं होगा, और उन केसेस में विदाउट I वाले आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले यूज करने हैं। और अगर इस तरह से एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो वहां पे I को इंक्लूड करते हुए आप यहाँ पे सॉल्व करके पहले I वैल्यू निकालेंगे, और फिर वहां पे अल्फा निकालेंगे, डिसोसिएशन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और एसोसिएशन के लिए, और आप I वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप कि अंडरस्टैंड कि आपको कैसे न्यूमेरिकल किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि फिर से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से है और पूछा गया ऑस्मोटिक प्रेशर से है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। एट 300 केल्विन यानी कि 300 केल्विन पर 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, यानी ग्लूकोज जो है वो 300 केल्विन पे वो जो है 30 ग्राम प्रेजेंट है इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में। हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 4.98 से चेंज होकर के 1.52 हो जाएगा, तो व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी ये पता करना है। अब कंसंट्रेशन तो किसी भी टर्म्स में हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे पहले तो बात करते हैं 300 केल्विन पे, तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है एट 300 केल्विन एंड फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए बात हो रही है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है लाइक C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है तो इसे पाई मान लेंगे, तो पाई 1 इज इक्वल्स टू 4.98 बार, है ना। फिर क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो गया तो वहां पे पाई 2 हो गया, और पाई 2 इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है लाइक 1.52 बार। जब यहाँ पे पाई 1 था ऑस्मोटिक प्रेशर तो यहाँ पे W यानी कि वेट W1 मान लिया इसे, तो W1 यहाँ पे दे रखा था, कितना दे रखा था 30 ग्राम। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो मॉलिक्यूल मास हमें पता ही है ग्लूकोज का, मॉलिक्यूल मास कितना होता है ग्लूकोज का 180 होता है, तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल मास 180 ले लेंगे, तो यहाँ पे मोल भी निकालेंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे N1 की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 1/6। यहाँ पे N2 आप पता कर लेंगे, N2 यहाँ पे कितना होगा वो यहाँ पे पता कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा है कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन आपसे पूछा गया है, ना कि N2 पूछी कंसंट्रेशन पूछी है। अब सिंस करके हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि पाई इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है CRT। ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे, दो अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखे हैं आपको, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे दो अलग अलग फॉर्मूले के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि सेम टेम्परेचर दे रखा था क्योंकि 300 केल्विन पे दोनों केस हुए हैं, तो यहाँ पे अगर पहले केस की बात करेंगे तो पाई की जगह पाई 1 आ जाएगा और कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पे C1 मान लेंगे, और यहाँ पे कितना हुआ RT। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करते हैं कैसे पाई 2 से, तो यहाँ पे पाई 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा C2 हो जाएगा, और यहाँ पे RT, R तो गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर सेम रहा है तो इसलिए वो वैसे रहेगा, तो वो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे C1 अपॉन C2 हो गया। अब C2 हमें पता करनी है, C1 यहाँ पे भाई कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ये फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम दोनों का सेम रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पे सिर्फ मोल्स लेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे और करके यहाँ पे पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन कितना हो जाएगा N2 हो जाएगा। ठीक है, अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर N1 की बात हो रही हो तो W1 अपॉन M1 हो जाएगा, तो यहाँ लगा दो। यहाँ पे एक काम करो कंसंट्रेशन इसे यही रहने दो, C2 ही रहने दो, यहाँ पे C2 लगा ली क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वॉल्यूम दोनों का सेम है। या अगर चाहो तो यहाँ वॉल्यूम लगा दो क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा था, तो 1 लीटर चाहो तो यहाँ 1 लीटर लगा लेंगे। तो एक काम करो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 लगा लेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे पाई 1 की बात करेंगे तो पाई 1 हमारे पास कितना है 1.52 है, पाई 2 कितना है हमारे पास, सॉरी पाई 1 हमारे पास कितना है, पाई 1 है हमारे पास 4.98 है, और पाई 2 कितना है, पाई 2 है हमारे पास 1.52। C1 कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला N अपॉन V, तो यहाँ पे N क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे वेट और अपॉन में यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट और इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये लगा लिया, और इनटू में यहाँ पे क्या चल रहा है C2, यानी कि ऊपर वाली C1 को हमने डिफाइन कर दिया, C1 को डिफाइन कर दिया वेट, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू यहाँ पे V यानी कि मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। चीजें लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 4.98 अपॉन 1. यहाँ पे 52 हो गया। वेट पता करना है, वेट कितना W1 30 है। ठीक है, और अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना था हमारे पास 180 था यहाँ पे, और यहाँ वॉल्यूम कितना 1 है, और यहाँ पे C2 पता करना है। ये पता कर लिया था, कितना आ गया था 1/6 आ गया था, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 1 का यहाँ हो गई हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा 4.98 और यहाँ पे 1.52, और यहाँ पे क्या होगा ऊपर जो है 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास 1 अपॉन यहाँ पे C2 रह जाएगा। रेसिप्रोक पहले 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 4.98 में मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है 6 का करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आ गया आपका बेटा
29.88 और यहाँ पे 1.52 इज इक्वल टू 1/C2 हो गया। और यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लो तो C2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे C2 यानी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना हुआ 1.52 अपॉन में कितना हुआ 29.88 हो गया। तो अब डिवाइड कर देंगे 1.52 में डिवाइड कर देंगे 29.88 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 आ गया। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है अल्टीमेटली 0.05 आ जाएगी और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल इंटू लीटर इनवर्स होता है। तो कंसंट्रेशन जो आपसे पूछी गई थी वो कंसंट्रेशन आपकी बेटा इस तरह से निकल के आ जाएगी। तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सारे यहाँ पे कराए और जितने भी मेरे ख्याल से जो बन सकते थे, जितने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो यहाँ बताए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाए हर एक टॉपिक्स पे जो मैंने आपको बताया। और अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप करके मुझे सेंड मतलब पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर सभी को पता होगा, सभी जानते होंगे 9557080802। तो यहाँ पे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी टाइप के हो सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल जो आता है वो कहाँ से आता है, नर्स इक्वेशन से आता है, जिसमें क्या होता है कि आपको सेल दे रखा होता है या फिर आपकी रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी होती है। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है तो उससे आपको सेल बनाना पड़ेगा, और अगर सेल दे रखा है तो उससे आपको रिडॉक्स रिएक्शन बनानी होगी, तब जाके नर्स इक्वेशन जो है फॉलो कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे क्या कहते हैं ई सेल भी कहते हैं। तो आपको पता करना है, कैलकुलेट करना है। तो मतलब यहाँ पे जब सॉल्यूशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईएमएफ निकालना है, और ईएमएफ को क्या कहते हैं बच्चों, ई सेल भी कहते हैं। तो एक तो आपको ई सेल निकालना है, ठीक है। उसके बाद दिया है एंड डेल्टा जी, और आपको यहाँ पे डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी भी आपको पता करनी है कि कितनी होगी, डेल्टा जी निकालनी है। ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन जो है सॉल्व करनी है। तो 298 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक सेल दे रखा है, सेल क्या है हमारे पास, सेल है mg स्टेट ऑफ s सिंगल बाउंड्री Mg2+, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 कैपिटल M, और यहाँ पे सॉलिड ब्रिज हो गया। उसके बाद यहाँ पे Ag पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.0001 M एंड सिंगल बाउंड्री। उसके बाद यहाँ पे Ag और यहाँ पे स्टेट ऑफ S। उसके बाद यहाँ पे गिवन है, आपको दे रखा है E0 Mg2+ अपॉन Mg, यानी कि मैग्नीशियम का SRP दे रखा है। SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, -K 2.37 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे E0 Ag+ अपॉन Ag यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है प्लस का 0.80 वोल्ट। ओके, तो ये चीजें आपको दे रखी हैं। आपको दो चीजें पता करनी है, क्या क्या पता करना है, ई सेल निकालना है और डेल्टा जी निकालनी है। तो बहुत ही आसान है। मैंने क्या कहा था, आपको नर्स इक्वेशन लगाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक सेल रिप्रेजेंटेशन और एक चाहिए होती है आपको रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो रिडॉक्स रिएक्शन निकालिए, और रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है तो सेल रिप्रेजेंटेशन निकालिए। तो यहाँ पे पता करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और नहीं बताया तो आप यहाँ समझ लीजिए कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सेल रिप्रेजेंटेशन बेटा आपका इस तरह से जो लिखा होता है वो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन में ये जो डबल बाउंड्री होती है, जैसे कि सभी जानते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड पार्ट का जो होता है वो यहाँ पे पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो एनोड होता है। और सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो पार्ट कौन सा होता है, कैथोड होता है। और सभी जानते हैं कि एनोड पर कौन सी इक्वेशन होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर कौन सी होती है, रिडक्शन होती है। तो अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन जो यहाँ पे कौन सी होगी, तो मैग्नीशियम का Mg2+ में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो Mg, और यहाँ पे गिब्स आउट यहाँ पे कितना हुआ, Mg2+। और जब भी आयन की कंसंट्रेशन दे रखी हो तो उसे साथ में ही लिखें, जो भी वहां पे दे रखी है सेल में वो लिख लिया। Ag+ आयन का, क्योंकि कैथोड है, रिडक्शन होगा, तो यहाँ प्लस किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे Ag+ लिख लिया, उसकी कंसंट्रेशन लिखी 0.0001, ठीक है, M, और यहाँ पे गिब्स आउट 1 M, और यहाँ पे गिब्स आउट यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा।
जब भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी हो तो इट इज ध्यान रखें कि वो बैलेंस होनी चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो Mg Ag ये तो स्पीसीज है, एटॉमिक स्पीसीज है, वो बैलेंस है, लेकिन चार्ज अगर आप देख पा रहे हो चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 का, तो 2 पॉजिटिव बैलेंस है, अब बैलेंस है। अब क्या करना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड पार्ट में जो स्पीसीज जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो होती हैं रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में जो स्पीसीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो प्रोडक्ट्स होती हैं। ओके, आप क्या करेंगे, यूजिंग नस्ट इक्वेशन, अब आप यहाँ पे नस्ट इक्वेशन का यूज करोगे। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, फ्रॉम NERNST नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन क्या कहती है, नस्ट इक्वेशन कहती है कि E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और यहाँ पे लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। अभी यहाँ पे ई सेल निकालने के लिए एक चीज और चाहिए बेटा, आप लोगों को क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए। तो ई नॉट सेल अभी फिलहाल हमारे पास है नहीं है, तो ई नॉट सेल और निकाली जाए इन दोनों की बिहाफ पे। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे 2 SRP वैल्यू दे रखी है, ये भी SRP और ये भी SRP है। अब इसमें से कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, उसके लिए चीजें समझिए। अगर दोनों SRP वैल्यू नेगेटिव है तो जो ज्यादा नेगेटिव है यानी कि मोर नेगेटिव है वो एनोड है, और जो लेस नेगेटिव है वो कैथोड है। लेकिन अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो बहुत आसान है, जो नेगेटिव वाला होता है वो एनोड होता है और जो पॉजिटिव वाला होता है वो कैथोड वाला होता है। तो ई नॉट सेल अगर आपको निकालना है तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला जैसे कि सभी जानते होंगे, आपको चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, ई नॉट कैथोड, और उसमें से माइनस कर देते हैं ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड कितना है 0.80 माइनस ई नॉट एनोड कितना है माइनस के 2.37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 70 यहाँ पे 7 8 3 11 का 1 कैरी 1 और यहाँ पे 3 प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे 3.17 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ बच्चों ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के जो रिडॉक्स रिएक्शन में जो भी मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना है हमारे पास 2 है, और 2 का अपोजिट कितना होगा 2e नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग बेस 10 लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं तो दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन लगानी है, तो जो आयनिक स्पीसी होती है उसकी तो कंसंट्रेशन लगाते हैं, और जो सॉलिड स्पीसी होती है उसकी कोई कंसंट्रेशन लगाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे Mg2+ की कंसंट्रेशन लगेगी, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन Mg2+, ठीक है, कंसंट्रेशन Mg2+, और अपॉन में रिएक्टेंट वो कितना हमारे पास Ag पॉजिटिव, तो नीचे यहाँ पे Ag+ की कंसंट्रेशन लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर रेडॉक्स रिएक्शन में अगर उस स्पीसी का कोफिशिएंट दे रखा है, देखो यहाँ पे Mg का कोई कोफिशिएंट नहीं था तो 1 मान लिया, लेकिन यहाँ पे Ag का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो अगर यहाँ पे किसी आयनिक स्पीसी का कोफिशिएंट दे रखा है तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स की वहां पे पावर बन जाती है, तो वहां पे पावर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.17, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.0295 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लॉग Mg2+ की कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2, और Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी है 0.0001, तो डेसिमल को जब इधर खिसकाएंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे। आगे थोड़ा और सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पे ई नॉट सेल विच इज द 3.17 और माइनस 0.0295, ठीक है, और यहाँ पे लॉग हो गया, यहाँ पे हमारे पास है 10 की पावर -2, और यहाँ पे नीचे जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा -8, क्योंकि जब डेसिमल ये ब्रैकेट आएंगे तो 4 टू -8 हो जाएगा। इसको यहाँ पहुंचा देंगे तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.17 और माइनस के 0.0295 है ना, और यहाँ पे लॉग पावर चेंज करेंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर -6, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर 6। अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं वो बाकी सारी चीजें स्टेप्स कर लेते हैं, लेकिन लॉग कैलकुलेशन ना करके वो डिफिकल्टीज फील करते हैं और अपने न्यूमेरिकल को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। तो लॉग वाले न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है,
एक फॉर्मूला होता है log 10 की पावर x, तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे x आ जाती है, यानी कि log 10 की पावर जितनी भी हो उसकी वैल्यू वही हो जाती है। तो यहाँ पे log 10 की पावर 6 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। log 10 की पावर 6 बच रहा है ना, तो log 10 की पावर 6 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ई सेल ये फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 3.17 इंटू सॉरी माइनस 0.0295 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। और अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 6 5 30 एंड 6 9 54 357 कैरी 5 6 2 12 और 5 कितना हुआ 17 और यहाँ पे 0। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना माइनस करना है, 3.17 में से माइनस करना है 0.1770 माइनस करना है। तो यहाँ पे ये 0 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 16 में से 7 जाएगा तो ये 9 बचेगा और 10 में से 1 जाएगा तो 9 और यहाँ पे 2, तो 2.993 आ गया है ना बेटा। तो यहाँ पे ई सेल की जो वैल्यू आई वो 2.993 यहाँ पे आ गया, ठीक है, वोल्ट आ गया। अच्छा एक चीज और होती है, एक ट्रिक भी होती है कि जब हम अपनी ई सेल निकाल रहे होते हैं तो ई सेल वैल्यू जो होती है वो जनरली ई नॉट सेल वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है और वो यहाँ पे कंफर्मेशन करता है कि हमने न्यूमेरिकल को सही सॉल्व किया है। ई नॉट सेल वैल्यू 3.17 थी और ई सेल वैल्यू 2.993 यहाँ पे, मतलब हमारा आंसर थोड़ा सा कम है, करेक्ट है। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी और निकालना है। तो डेल्टा जी के लिए फिर से फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा जी की देखो, एक तो आपने फॉर्मूला सीखा है डेल्टा जी नॉट का, देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है -KNFE नॉट सेल, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा जी की बात करेंगे तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है NFE सेल। यानी कि हमारे बच्चे जब इसके बाद से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लाइट वे में, अब उनको कंफ्यूजन होगा कि वहां पे ई नॉट सेल लगाना है कि ई सेल लगाना है, वो इन दोनों फॉर्मूलों को एक ही समझता है, लेकिन दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। डेल्टा जी अलग है और डेल्टा जी नॉट अलग है। तो हमें डेल्टा जी पता करना है, तो डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू -n वैल्यू 2 है, एफ फेराडे कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 96,500 और ई सेल कितना निकला हमारे पास 2.993, विच मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सारी वैल्यू जितनी भी हैं उन सब का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 96,500 और मल्टीप्लाई 2.996, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 578,228 कितना आ जाएगा। और यहाँ पे जो एनर्जी जो आएगी वो जूल में आएगी, किलो जूल में निकालेंगे तो 1000 का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ओवरऑल या 10 की पावर में निकाल दो, तो 10 की पावर में निकालेंगे तो डेसिमल को पहले सबसे लास्ट में मानेंगे और यहाँ तक इसे पीछे ला सकते हैं। कितना पीछे लेके आते हैं कि डेसिमल से पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में गोल नंबर बचना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.78 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे जूल में ही यहाँ पे निकाल दो, या आपकी मर्जी चाहे तो यहाँ पे किलो जूल में भी यहाँ पे पता कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। किलो जूल में अगर निकाल रहे होते तो 1000 का डिवाइड करते तो कितना आ जाता 578.228 और यहाँ पे किलो जूल। तो डेल्टा जी जो निकालेंगे कुछ इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स था। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरह से बनेंगे। हो सकता है कि बस यहाँ पे रेडियस चेंज हो, दो चीजों ध्यान रखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, इससे ये लिखना आना चाहिए, इससे ये लिखना आना चाहिए, बाकी इस तरह से न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और बहुत सारे जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल यहाँ बनाएं, अलग अलग केसेस के सिमिलर क्वेश्चनों से बचें, जो डिफरेंट केसेस के न्यूमेरिकल उनको बनाएं और उनको सॉल्व करें। और अगर फिर भी कोई क्वेरी आ रही है तो आप पूछ सकते हैं ऑन डायरेक्टली व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब हम इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक प्रॉब्लम और डिस्कस करने वाले हैं जो कि कोल-राउस लॉ की एप्लीकेशन से रिलेट करता है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। एट 291 केल्विन यानी कि 291 केल्विन पर द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl, NaOH एंड NaCl आर व्हाटएवर, वहां पे दे रखी है कंडक्टिविटी दे रखी है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन दे रखा है of NH4OH is 9.33 Simon centimeter square mole inverse. What is the percentage of dissociation of ammonium hydroxide at this solution? Also calculate the dissociation constant, और आपको dissociation constant भी निकालना है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोल-राउस लॉ की बात करते हैं। तो कोल-राउस लॉ को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे।
तो अगर हम यहाँ पे कोल-राउस लॉ की बात करेंगे तो कोल-राउस ने क्या कहा था, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला दिया था, जिसे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, सो दिस इज द लैम्डा, कैपिटल लैम्डा ओवर हियर, राइट। तो मान लो कि आपको कंडक्टिविटी निकालनी, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AX और यहाँ पे BY करके एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब इसका डिसोसिएशन करोगे तो कौन कौन से आयन मिलेंगे, एक तो A मिलेगा, A का चार्ज कैसे कितना होगा Y, तो यहाँ पे Y पॉजिटिव है ना, और A कितनी बार है X टाइम, और यहाँ पे B कितना मिलेगा, B का चार्ज कितना होगा X नेगेटिव, और ये कितनी बार है यहाँ पे Y टाइम्स, तो यहाँ पे दो आयंस मिलेंगे। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी AX BY की, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लेंगे स्मॉल लैम्डा। स्मॉल लैम्डा क्या करता है, आयनिक कंडक्टिविटी देता है, और कैपिटल लैम्डा क्या करता है, मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्मॉल लैम्डा एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पहले वाला कौन सा हमारे पास कैटायन है, कैटायन हमारे पास है A और यहाँ पे Y पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई किसका होगा यहाँ पे X का, ठीक है। और यहाँ पे फिर दूसरी यहाँ पे अनायनिक कंडक्टिविटी लेंगे, यहाँ लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ पे BX नेगेटिव नॉट, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे Y का होगा। तो इस तरह से करते हैं। अब इसी हिसाब से हमें हमारे क्वेश्चन में हमारे पास तीन कंपाउंड की कंडक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है। तो पहले यहाँ पे कंडक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, किसकी दे रखी है, NH4Cl की। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, लैम्डा NH4OH, ठीक है। और अगर इसको कोल-राउस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन से आयन मिलेंगे, एक NH4 पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट और यहाँ पे NH4 पॉजिटिव एंड प्लस करके यहाँ पे लैम्डा OH नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा नॉट। और इसकी जो कंडक्टिविटी दे रखी है वो है बेटा आपकी 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स ये दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो कंडक्टिविटी दे रखी है वो दे रखी है NaOH की, और NaOH की बात करेंगे तो वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके दो आयन होते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो कोल-राउस लॉ के अकॉर्डिंग जब इसका ब्रेकअप करेंगे तो लैम्डा Na पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस लैम्डा OH नेगेटिव आ जाएगा नॉट, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है 217 एंड पॉइंट यहाँ पे 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स, ठीक है। थर्ड कंपाउंड यहाँ पे दे रखा है लैम्डा नॉट, और यहाँ पे है 108.9, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे जो थर्ड कंपाउंड है वो है हमारे पास NaCl। तो यहाँ पे NaCl दे रखा है, और जब इसको ब्रेकअप करेंगे तो कितना होगा, लैम्डा Na पॉजिटिव नॉट एंड प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव नॉट। इसकी जो कंडक्टिविटी दे रखी है दैट इज द 108.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस तरह से दे रखा है। इनको इक्वेशंस मान लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हमने मान ली, ठीक है। उसके बाद निकालना है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि आपको मोलरिटी दे रखी है, नॉर्मलिटी दे रखी है। नॉर्मलिटी कितनी है, सेंटी नॉर्मल। तो सेंटी नॉर्मल का मतलब देखो यहाँ पे नॉर्मलिटी दे रखी है सेंटी नॉर्मल, तो सेंटी नॉर्मल का मतलब हो गया 1/100, सेंटी का मतलब 1/100 और नॉर्मल का मतलब n। तो नॉर्मलिटी दे रखी है 1/100 n दे रखी है। वहीं अगर ये देसी नॉर्मल होता तो 1/10 n ले लेते, और अगर नॉर्मल होता तो 1/10 n ले लेते, यहाँ सॉरी 1 n ले लेते। उसके बाद आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फिर से एक बार कंडक्टिविटी दे रखी है, फिर से यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, लेकिन इस कंसंट्रेशन पर। तो इस वाली कंसंट्रेशन पर यहाँ पे कंडक्टिविटी फिर से दी है यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये जो कंडक्टिविटी है वो इस कंसंट्रेशन पे है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा लेंगे, यहाँ पे C लगा लेंगे। तो यहाँ पे C लगा लिया आपने, ठीक है। तो C लगा दिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी हो गई। यहाँ बेटा जो कंडक्टिविटी है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन, यहाँ पे NH4Cl दे रखा है, NH4Cl, तो यहाँ पे क्या जाएगा Cl नेगेटिव, ओके। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन दे रखी है इतनी कंसंट्रेशन पर सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए वो है 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखी है ना। अब आपसे पूछ रखा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, आपसे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, यानी कि आपसे अल्फा पूछा गया, एक तो आपको अल्फा निकालना है।
of an NH4OH at this dilution. Also calculate the dissociation constant, और dissociation constant यानी कि K निकालना है। तो अल्फा निकालना है और क्या निकालना है, C निकालना है। तो अल्फा और C कैसे निकालने वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा के लिए यहाँ बेटा फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसेंट्रेशन और अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट कंसेंट्रेशन। किसकी, अब हमें NH4OH की निकालनी है। तो मेरे को यहाँ पे इस डाटा को सॉल्व करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी निकालनी है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या चाहिए हमें, एक तो चाहिए अमोनियम आयन चाहिए और एक कौन सा चाहिए, हाइड्रोक्साइड चाहिए। तभी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है, इसके लिए अल्फा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। इससे मिलेगा अमोनियम आयन और इससे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। इन दोनों को ऐड करके इक्वेशन 3 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 और किस में से, फ्रॉम द सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड करके 3 को माइनस कर देंगे। तो 1 और 2 को ऐड कर लो बेटा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, लैम्डा NH4 पॉजिटिव नॉट एंड प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव नॉट एंड प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव नॉट एंड प्लस लैम्डा OH नेगेटिव नॉट। माइनस करना है 3 को, तो ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस लैम्डा Na पॉजिटिव नॉट माइनस लैम्डा Cl नेगेटिव नॉट। राइट हैंड में वैसे कीजिए, यहाँ पे 129.8 एंड प्लस 217.4, उसमें से माइनस करना है 108.9। यहाँ पे क्या होगा, माइनस Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, माइनस Cl नेगेटिव और प्लस Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, NH4OH, और स्मॉल लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल लैम्डा। तो यहाँ पे NH4OH हो गया और यहाँ पे क्या चल रहा है, नॉट चल रहा है। इनका सम करेंगे, 8 4 12 हो गया, 12 2 कैरी 1, 8 एंड 9 17, 17 के लिए 7 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 यहाँ पे हो गया 4 एंड 2 और 1 यहाँ पे हो गया 3 और माइनस के 108.9। तो यहाँ पे लैम्डा नॉट और यहाँ पे NH4OH यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। माइनस करेंगे, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 16, 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा एंड यहाँ पे कितना रहेगा हमारे पास, 3, 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा एंड यहाँ पे रहेगा हमारे पास 3। तो 338 पॉइंट यहाँ पे 3 और यहाँ पे यूनिट क्या रहेगा, साइमन, वही जो चला रहा है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा m यहाँ पे निकल के आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा m नॉट भी आ गया यहाँ पे और लैम्डा MC तो हमें गिवन है ही।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको दो हाफ सेल दे रखे थे, जैसे कि एक हाफ सेल ये दे रखा था Al/Al3+ जिसकी कंसंट्रेशन 0.01 कैपिटल एम है, और दूसरा हाफ सेल ये दे रखा था Ni/Ni2+ जिसकी कंसंट्रेशन 0.50 कैपिटल एम है। ठीक है, आपको इन हाफ सेल की हेल्प से आपको ई सेल पता करना है कि सेल का ई सेल जो कितना होगा, जबकि आपको इनकी एसआरपी वैल्यू दे रखी है, जैसे कि निकेल की जो एसआरपी वैल्यू है माइनस की 0.025 वोल्ट है, और एल्यूमिनियम की एसआरपी वैल्यू जो माइनस की 1.66 वोल्ट है, राइट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ई सेल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हाफ सेल दे रखे ना उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन निकालेंगे, और रिडॉक्स रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि दोनों में से कौन सा जो हाफ सेल है वो एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसकी एसआरपी वैल्यू माइनस के 1.66 है, और इसकी जो एसआरपी वैल्यू है माइनस की 0.25 वोल्ट है। तो आई थिंक सो दैट कि आपको पता होगा कि जो मोर नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था कि जो मोर नेगेटिव होता है वो होता है एनोड इलेक्ट्रोड, और जो लेस नेगेटिव होता है वो कैथोड इलेक्ट्रोड है। तो मतलब ये एनोड हाफ इलेक्ट्रोड है और ये वाला कैथोड हाफ इलेक्ट्रोड है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन निकालेंगे। तो हमने क्या किया, Al का Al3+ में क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 0.001 जो भी दे रखी थी वो यहाँ लिख ली। और निकेल आयन का निकेल मेटल में क्या किया, हमने रिडक्शन किया, निकेल आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.50 है वो यहाँ लिख ली। फिर हमने देखा कि यहाँ पे Na+ पे यहाँ पे 2+ चार्ज है और एल्यूमिनियम पर यहाँ पे 3+ चार्ज है, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 का, तो 3 2 6 एंड 2 3 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 पॉजिटिव चार्ज, ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 6 है, तो एन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, तो क्या करेंगे, Al का Al3+ में यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपको लेफ्ट पार्ट में आप एनोड लिखते हो। फिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, Na2+ का Na में क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और उसकी कंसंट्रेशन लिख देंगे। ये वाला जो पार्ट है वो एनोड है और यहाँ पे ये पार्ट जो वो कैथोड है। उसके बाद क्या करेंगे, E0 सेल निकालेंगे। E0 सेल का फॉर्मूला पता है कि E0 कैथोड माइनस C0 एनोड होता है। देन E0 सेल यानी कैथोड, कैथोड क्यों लगा देंगे, कैथोड आपको पता है ये वाला है, माइनस 0.25 लगा देंगे, माइनस एनोड, एनोड की जो वैल्यू कितनी है, माइनस के 1.66 वोल्ट, वो यहाँ लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.66, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1.1 वोल्ट यहाँ बचेगा, जो कि E0 सेल वैल्यू है। उसके बाद क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.02591/n लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, E0 सेल वैल्यू की बात करेंगे तो E0 सेल वैल्यू गिवन है कितना है, 1.41, तो यहाँ 1.41 लगाया। यहाँ पे n वैल्यू 6, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट हमारे पास दो है ना, एक ये वाला एक ये वाला। ये सॉलिड स्टेट में होता है और जो सॉलिड स्टेट में होता है उसको स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ यही लेंगे Al3+ और इसे कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट भी दो हमारे पास, एक एल्यूमिनियम और एक निकेल है, तो एल्यूमिनियम को यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि वो भी सॉलिड स्टेट में, केवल यहाँ पे एक्वेस सॉल्यूशन वाला लेंगे यानी कि Na2+ लेंगे और इसे कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, मतलब क्यूब कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे 6 का डिवाइड है इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे Al3+ की कंसंट्रेशन लगाएंगे तो Al3+ की कंसंट्रेशन 0.001 है और डेसिमल की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे। निकेल आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.5 है, डेसिमल को एक प्लेस हमने राइट हैंड शिफ्ट किया तो इसे लिख लिया 5 × 10 की पावर -3, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे होल क्यूब कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो 10 की पावर -6 आ गया, यहाँ पे इसका क्यूब किया तो 125 आ गया, और 10 की पावर -1 का क्यूब किया तो 10 की पावर -3। पावर को ऊपर पहुंचाएंगे तो 10 की पावर +3 हो जाएगा, -6 पावर में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 पावर बचेगा, और यहाँ पे 5 की पावर 3 है ये। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे log m/n का, तो log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m - log n होता है। तो यहाँ पे log m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 की पावर यहाँ पे कितना है, 10 की पावर -3 बचेगा, क्योंकि -6 पावर है प्लस की 3 पावर है, 10 की पावर -3, और यहाँ पे log 10 की पावर log 5 की पावर 3 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। -3 को आगे पहुंचाएंगे तो -3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 3 को आगे पहुंचाएंगे तो 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे log 5 की वैल्यू 0.6991 होती है। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये रीडिंग्स आएगी, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस माइनस का, नेगेटिव 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 रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद यहाँ पे अंदर हो जाएगा माइनस का 5.0973 आ जाएगा। जब ये ब्रैकेट आएंगे तो इस वैल्यू का इस वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, और फिर ऐड कर देंगे तो 1.46 वोल्ट होके आ जाएगा।
तो नेक्स्ट इक्वेशन की इस तरह की हमने दो प्रॉब्लम्स हमने यहाँ सीख ली हैं। तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं ड्यू टू लेंथी कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी भले ही होती है लेकिन मार्क्स भी तो देके जाती है, 5 मार्क्स देके जाती है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, जितना पॉसिबल होगा, मतलब पॉसिबल नहीं पूरा ही आप सॉल्व करके आएंगे। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कीजिएगा, और अगर वो फिर भी सॉल्व नहीं होते हैं, कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक लास्ट न्यूमेरिकल और करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, उसके बाद करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ओके, अब हम बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे, लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स के लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है एट व्हाट पीएच, यानी कि किस पीएच पर of the HCl solution will hydrogen gas electrode show the electrode potential of minus k 0.118 वोल्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे यानी कि ई सेल आपको यहाँ पे दे रखा है, वो दे रखा है माइनस का 0.118 वोल्ट यहाँ दे रखा है। एट व्हाट पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू आपसे पूछी गई है। H2 गैस इज पास्ड, H2 गैस को पास किया गया, H2 gas is passed through the at 298 केल्विन। तो यहाँ पे at 298 केल्विन यहाँ पे यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर है, एंड प्रेशर दे रखा है यहाँ पे 1 atm। तो आपको pH वैल्यू पता करना है कि pH वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई थिंक सो दैट ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आया हुआ, हाइड्रोजन का गैस इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन के गैस इलेक्ट्रोड के लिए आपको रिडक्शन रिएक्शन पता होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें क्या होता है कि H प्लस आयन जो है वो रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, हाइड्रोजन यहाँ पे गैस बनाता है, यानी H2 गैस बनाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ले लिया। उसके बाद यहाँ पे इसका ई नॉट निकालेंगे, तो ई नॉट क्या आएगा यहाँ पे H प्लस ऑब्लिक में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/H2, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि इसकी रिडक्शन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। पीएच वैल्यू निकालनी है तो निकालेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहता है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n, और यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और अपॉन में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ लगाओ जरा। तो यहाँ पे ई सेल हमें गिवन है, ई सेल कितना है हमारे पास, ई सेल है माइनस के 0.118, ओके। और ई नॉट सेल हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे 0.0591/n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो n वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। यहाँ पे लॉ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस है, और इसका प्रेशर कितना दे रखा था, 1 atm दे रखा था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे लॉग के ये मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस के 0.118 यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस के 0.0 यहाँ पे 59 यहाँ पे हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे 1 कंसंट्रेशन H प्लस यहाँ पे आ गया, ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन H प्लस को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन H प्लस की पावर -1 लॉग से पहले आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस आ गया, और यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन H प्लस, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये pH की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह यहाँ पे pH आ जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला सीखा होगा pH का, pH इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली pH पूछा गया था, तो pH यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो pH निकालना बहुत ही आसान था, इस तरह के न्यूमेरिकल से pH हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे किए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी इसके बाद कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे जो है डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उनके भी सॉल्यूशन आपको करके भेजूंगा। अब हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे और वहां के न्यूमेरिकल करके देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है आर्हेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज, यानी कि आर्हेनियस इक्वेशन दे रखा है, उसके लिए ग्राफ दे रखा है, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आर्हेनियस इक्वेशन के लिए, कुछ इस तरह का है। यहाँ पे है आपका लॉन के और यहाँ पे इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स है,
एंड यहाँ पे दे रखा है 1/t और यहाँ पे k इनवर्स यहाँ पे दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ चीजें पता करनी है। क्या पता करनी है? नंबर 1 आपको पता करना है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो कितना होगा, एक तो ये निकालना है, और नंबर 2 आपको निकालना है कि स्लोप यहाँ पे कितनी होगी वो पता करनी है। तो दो चीजें आपको पता करनी है, एक स्लोप पता करनी है और एक इंटरसेप्ट पता करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, आरएमएस इक्वेशन यहाँ लिखेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वी नो दैट, हम यहाँ पे जानते हैं। तो वी नो दैट हम जैसा कि जानते हैं अबाउट द आरएमएस इक्वेशन। आरएमएस इक्वेशन क्या होता है, k इक्वल्स टू a जो कि आरएमएस फैक्टर होता है, एंड e टू द पावर यहाँ पे माइनस ई ए ओवर आर टी, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में यहाँ पे लॉन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन k हो जाएगा बच्चों, लॉन k इज इक्वल्स टू यहाँ पे लॉन a, और यहाँ पे एमेंडमेंट ऑफ फॉर्म पे लगा दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉन e की पावर माइनस ई ए अपॉन में यहाँ पे कितना होता है आर टी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे पावर जितनी भी है वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉन के, आ जाएगा लॉन के इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉन ए हो जाएगा, और पावर जो है वो आगे आ गई यानी कि माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहाँ पे लॉग से पहले आ जाएगा, और यहाँ बचेगा लॉन ई बचेगा। अब ध्यान रखना है कि लॉन ई का मतलब होता है, लॉन का मतलब होता है लॉग जिसका बेस ई हो, उसी को लॉन पढ़ते हैं, और इनटू में भी ई चल रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये तो 1 हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे बचता है लॉन के हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लॉन यहाँ पे ए हो गया, और माइनस के यहाँ पे ई ए अपॉन यहाँ पे कितना हो गया आर टी हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी जो है कंपेयरिंग कर लेते हैं। किससे कंपेयर कर लेते हैं, लाइक हम कंपेयर कर लेते हैं स्लो फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है उससे कंपेयर कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। एक काम करो, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो। तो यहाँ पे हमने लिखा लॉन के लिखा, और यहाँ पे माइनस के ई ए अपॉन आर, ठीक है, ऐसे लिखा, इनटू जो टी था उस टी को ऐसे लिख लिया, और प्लस था यहाँ पे लॉन ए, ये हो गया। अब इसकी कंपेयरिंग कर दीजिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो y एक्सिस पर क्या जाएगा लॉन के, तो y एक्सिस पर लॉन के दिख रहा है बेटा आप लोगों को। x एक्सिस पे यहाँ पे क्या जाएगा, x एक्सिस पे क्या जाएगा 1/t, तो x एक्सिस 1/t दिख रहा है। m क्या होती है, स्लोप होती है। स्लोप हमारे पास कितनी निकल जाएगी यहाँ पे माइनस ई ए अपॉन आर। तो स्लोप जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक आंसर तो हमारे ये हो गया माइनस ई ए अपॉन आर। तो स्लोप हमारे पास ये रहेगी, और ये क्या होता है, ये हमारा इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होती है ये इंटरसेप्ट होता है हमारा, और इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास लॉन ए है ना। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट यानी कि सी जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास लॉन ए। तो आपसे दो चीजें पूछी गई थी, तो दो चीजें बड़ी आसानी से आप यहाँ पे निकालोगे। आपका इंटरसेप्ट वैल्यू रहेगा लॉन ए, और स्लोप जो रहेगी वो कितनी रहेगी माइनस की ई अपॉन आर। तो यहाँ पे आरएमएस इक्वेशन से यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन यहाँ पे किया। तो इस तरह के काफी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे इसी से काइनेटिक्स से फिर से एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको मैंने क्वेश्चन बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर से आएंगे, और सेकंड जीरो ऑर्डर से आएंगे, और उसके बाद आरएमएस इक्वेशन से आएंगे। तो आरएमएस का ग्राफिकल वाला तो मैंने करा दिया, अब आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 69.3 मिनट लेती है क्या करने के लिए, 50% कंप्लीट होने के लिए। तो 50% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कहा गया कि 50% कंप्लीट होने के लिए टाइम लगा। तो यहाँ पे जो भी टाइम होता है यानी कि टी 50% आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है टी 50% यहाँ पे दे रखा है बच्चों आपको 69.3 यहाँ पे मिनट आपको दे रखा है, जिसे आप लोग टी हाफ भी कहते हो। तो मतलब ये जो वैल्यू है वो टी हाफ की वैल्यू है। व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर 80%, व्हाट इज द टाइम फॉर नीडेड 80% ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। तो आपको 80% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 80% के टाइम निकालेंगे, यानी कि टी 80% आपसे पूछा है कि कितना होगा, ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी हाफ यहाँ पे लेंगे, टी हाफ से यहाँ पे क्या निकालेंगे, के निकालेंगे। तो सिंस करके फॉर्मूला पढ़ा है कि इक्वल टू कितना होता है टी, के इक्वल टू कितना होता है 0.693, और अपन में यहाँ पे कितना होता है टी हाफ होता है।
तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। तो 0 पॉइंट यहाँ पे 693 लेंगे। टी हाफ की बात करेंगे, टी हाफ कितना है 69 पॉइंट यहाँ पे 3 है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 693 हो जाएगा, यहाँ पे 693 और यहाँ पे 2 जीरो, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 को ऊपर पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। तो अल्टीमेटली यहाँ पे के वैल्यू जो है यहाँ पे वो 10 की पावर -2 आ गया। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन के लिए जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की क्या होती है, वो टाइम इनवर्स होती है। तो यहाँ पे टाइम मिनट है तो मिनट इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 80% होने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला सीखा है वो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमने सीखा था कि एक वस्तु क्या होता है 2.303 और अपॉन में क्या होता है टी, 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन ए अपॉन कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला परसेंटेज के लिए। अब क्योंकि 80% डिस्कस कर रहे हैं तो 80% के लिए क्या होना चाहिए, जो ए वैल्यू है वो तो कितनी मान ली है 100, क्योंकि परसेंटेज का केस चल रहा है, और x कितना वो परसेंट कवर हो चुकी है, वो 80 हो चुकी है। तो यहाँ पे a माइनस एक्स वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 20 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमें t निकालना है, t को यहाँ केस से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे t, और आप जो डिस्कस कर रहे हैं केस वो 80% कर रहे हैं, तो t 80% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 और अपॉन में यहाँ पे k वैल्यू कितना बेटा हमारे पास 10 रेज -2 है, एंड लॉग a वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 और a माइनस एक्स कितना हमारे पास 20, ये से कितना करने और कैंसिल होगा 5 पर, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू यहाँ पे 2.303 और 10 की पावर -2 पर पहुंचेगा, तो 10 की पावर 2 मतलब 100 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा log 5 बचेगा, इक्वल के नीचे इक्वल 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 213.3 हो जाएगा, log 5 की वैल्यू 0.6991 होती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो t 80% इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इसमें 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 230 नहीं है 230 है यहाँ पे, तो 230.3 और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0.6991 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे हो जाएगा 161 मिनट। तो यहाँ पे इतने मिनट का टाइम लगेगा 80% कंप्लीट होने के लिए। तो आप देखा कि यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे आपको 50% कवर होने के लिए यहाँ पे टाइम दे रखा है कि 50% इतने मिनट में होती है, तो 80% या 75% या 90% या 99% किसी के लिए भी निकालते हैं, तो सबसे पहले बहुत ही इजी होता है, आप 50% जो टाइम दे रखा है उस 50% टाइम से पहले निकालिए रेट कांस्टेंट यानी के निकाल लीजिए, और जब रेट कांस्टेंट आ जाए तो उसको यहाँ फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे से पुट कर देंगे और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक्स से यहाँ पे पढ़ेंगे, ये होगा एक और क्वेश्चन निकालते हैं। रेट कांस्टेंट का एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। रेट कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, के होता है, तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 60 सेकंड इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे हमने रेट कांस्टेंट लिख दिया। रेट कांस्टेंट क्या होता है, के होता है, के इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास 60 सेकंड इनवर्स, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक टू रिड्यूस, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, मतलब कितना टाइम लगेगा जिससे कि उसकी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/10 बचेगी। तो आपको टाइम निकालना है, मतलब कितने टाइम में जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी, जिसे 80 मान लेते हैं, वो 1/10 होगी, किसकी 1/10 होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की, मतलब A0 की। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, K इक्वल्स टू सीखा है 2.303 अपॉन में कितना होता है, T होता है, और यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन A0 और अपॉन में कितना होता है 80, ये एक दूसरी फॉर्म है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। T निकालना है, T को कैसे रिप्लेस कर दो, तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे K लगा दिया, और यहाँ पे log A0 और यहाँ पे 80। अब जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे है बेटा वो वैल्यूज यहाँ लगा देंगे, तो T इक्वल टू 2.303 है ना।
के की वैल्यू कितनी है 60 है, और यहाँ पे लॉग A0 तो गिवन ही नहीं है, तो A0 को यहाँ पे A0 ही रख लो, और 80 की वैल्यू कितनी है 1/10, तो यहाँ 1/10 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और इनटू में क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पे A0, तो A0 से कट जाएगा log 10 कितना होता है 1 होता है, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2 इक्वल टू बेटा हमारे पास हो गया आपका 2.303 अपॉन में कितना हो गया 60 हो गया, तो 2.303 में डिवाइड करेंगे इसका 60 का, तो 60 का डिवाइड करने पर यहाँ पे t इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.038, यहाँ पे इतना टाइम यहाँ पे आ जाएगा, t इक्वल टू 0.038 यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे टाइम आ जाएगा t इक्वल टू, तो इस तरह से हम इसे निकालेंगे, इतने सेकंड में 1/10 जो है बचेगी इनिशियल कंसंट्रेशन की। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स, जिसको यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, जो कि आर्हेनियस इक्वेशन से यहाँ पे होगा। काफी इजी होता है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, बाकी आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 50% कंप्लीट होती है 30 मिनट्स में, 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा टी हाफ हो गया ना, टी हाफ ही तो हो गया, तो यहाँ पे टी हाफ दे रखा है, यानी कि टी 50% इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 30 मिनट दे रखा है ना, 30 मिनट एट 300 केल्विन, तो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है T1 इज इक्वल टू यहाँ पे 300 केल्विन मान लीजिए, है ना। उसके बाद कहा गया एंड इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट में, इन 10 मिनट्स एट 322 एंड 10 मिनट्स एट 320 केल्विन, और फिर यहाँ पे टी हाफ फिर से दे रखा है, टी हाफ यानी कि टी 50% फिर से दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। इस बार यहाँ पे टी हाफ जो है वो 10 मिनट है, और इस बार जो टेम्परेचर है T2 इज इक्वल टू वो है हमारे पास 320 केल्विन। मैं फिर से रीडिंग पढ़ रहा हूं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट एट 300 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन पर 30 मिनट में कंप्लीट होती है, और 10 मिनट जो उसका 10 मिनट्स में 50% कंप्लीट होती है जब टेम्परेचर 322 कर देंगे। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, तो इस केस में आपको एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि EA यहाँ पे आपको निकालनी है कि EA कितनी होगी। तो पहले काम करेंगे, यहाँ पे T 50% यूज करके यहाँ पे हम K निकालेंगे, क्योंकि K का फॉर्मूला हमने सीखा है, सिंस करके K इक्वल टू क्या होता है 0.693 और अपॉन में कितना होता है T हाफ, ये फॉर्मूला हमने लगाया है, या T 50% भी कह सकते हैं। तो पहले केस के लिए यहाँ पे K1 निकालो, तो K1 इज इक्वल टू कितना होगा 0.693 अपॉन में T हाफ कितना है हमारे पास 30। ऐसे यहाँ पे K2 निकालेंगे, तो K2 इक्वल टू कितना आएगा 0.693 अपॉन में T हाफ कितना है 10 है। अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मूला पढ़ा था log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू कितना होता है लाइक EA और अपॉन में यहाँ पे 2.303 R, और यहाँ पे R, और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे होता है T2 माइनस T1 और अपॉन में T1 T2, ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है, ठीक है। वैल्यूज लगा के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे log K2 कितना है हमारे पास, K2 है 0.693 और अपॉन में कितना है 10, और यहाँ पे K1 कितना है 0.693 अपॉन 30, अपॉन का 30 पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे, 10 से 30 कितने बच जाएगा 3 बार, और यहाँ पे EA हो गया, ये निकालना है, यहाँ पे 2.303 R गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 8.314 होती है। T2 कितना है बेटा हमारे पास 320, T1 कितना है 300, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 320 और यहाँ पे 300। कैलकुलेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा log 3 बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पे EA हो गया, और अपॉन में यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई करना है 8.314 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16.879, ठीक है। और ब्रैकेट में ऊपर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा, और यहाँ पे 320 का डिवाइड करेंगे 300 से, तो यहाँ पे 96,000 यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब ये निकालना है, तो इन रीडिंग्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20 का डिवाइड करेंगे, जबकि log 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 की वैल्यू 0.477 होती है। इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा 16.879 का,
और यहाँ पे 96,000 का, और डिवाइड किसका होगा बच्चों, डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा 20 का, और यहाँ पे कितना बचेगा, ई ए बचेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 16.879 का और मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771 का, तो यहाँ पे ओवरऑल जो मल्टीप्लाई आएगा वो 773085.2064 आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे कितना चलेगा 20 इज इक्वल टू यहाँ पे ई ए। तो इस पूरी रीडिंग में डिवाइड कर देंगे 20 का, तो 20 का डिवाइड करने पर हमारे पास ई ए की जो वैल्यू आएगी, ई ए इज इक्वल टू 38654.26, ये यहाँ पे जूल में आ जाएगी, और किलो जूल में निकालेंगे तो यहाँ पे 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ई इज इक्वल टू 38.654, और यहाँ पे 26 यहाँ पे किलो जूल यहाँ पे आ जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली बच्चे जो है एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं क्योंकि वो चीजों को समझ नहीं पाते, जबकि ये बहुत ज्यादा इजी होता है। तो कुछ इनको इस तरह से आसानी से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो सारे एक साथ डिस्कस किए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाइए क्योंकि 15 मतलब 70 में से 50 मार्क्स का 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल हो सकते हैं उतने लगाएं, और अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे, फिर से एक बार मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 9557080802 पर आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो तो करेंगे। ध्यान रखेंगे आज 24 है, 28 को हमारा पेपर है, तो जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।